देखना जितना आसान होता है उतना ही आसान इन्हें पूरा करना भी होता है, बशर्ते आप अपनी ख्वाहिशों को जल्द से जल्द प्लान करें, यानी उन्हें आंक लें और उसके मुताबिक एक निवेश रणनीति अपना लें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बाजार के उतार चढ़ाव के बीच अगर आपका आर्थिक लक्ष्य करीब आ रहा है तो कैसे निकालें इक्विटी से पैसा, लक्ष्य पूरा होते होते कहीं हो ना जाए घाटा। मनी मंत्रा पर आज बाजार में से एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी। डाइवर्सिफिकेशन के मकसद को कैसे पूरा करते हैं मल्टी एसेट फंड्स। क्या एक मल्टी एसेट फंड पोर्टफोलियो में डाल देने से पूरा होगा डाइवर्सिफिकेशन का मकसद? जानिए मनी मंत्रा से आज। और बाजार की तेजी में मुनाफा और गिरावट में घाटा। अगर आपको भी इस उतार चढ़ाव में चाहिए एक संतुलित पोर्टफोलियो तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। चलिए तो बाजार की लड़खड़ाती हुई चाल को देखते हुए आज हमने तमाम मुद्दे चुने हैं मनी मंत्रा में, जहां पर हम निवेशकों को बाजार की इस तरह की करेक्शन में अपनी निवेश रणनीति में कैसे बने रहना चाहिए। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में से किसी निवेश से निकलना है क्योंकि आपका लक्ष्य करीब आ रहा है तो कैसे रणनीति अपनानी चाहिए, और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन का सबसे आसान तरीका क्या है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बजाज कैपिटल के ईवीपी विश्वजीत पराशर। आपका स्वागत है विश्वजीत जी मनी मंत्रा पर। और सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ मल्टी एसेट फंड्स के बारे में। जब बात म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की आती है तो एक अहम सवाल सामने आता है। ये सवाल है पोर्टफोलियो में किस तरह का एसेट क्लास हो। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कई एसेट क्लासेस में फैलाने का एक महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि इससे रिस्क यानी जो जोखिम है ना वो काफी हद तक कम हो जाता है। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सभी एसेट क्लासेस एक निश्चित समय में समान तरीके से प्रदर्शन नहीं करते हैं, और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं मल्टी एसेट्स फंड्स के बारे में। इनमें निवेश आपको कैसे करना चाहिए, निवेश करके आपको किस तरह का लाभ मिलता है, खासतौर से जो करेक्शन बाजार में हम देख रहे हैं इसके बदौलत अगर आपने एक मल्टी एसेट फंड को अपने पोर्टफोलियो में डाला हुआ है, शामिल किया हुआ है, तो आप किस तरह फायदे में रह सकते हैं। इन तमाम बारीकियों पर हम बात करेंगे। विश्वजीत जी, सबसे पहले तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जैसा कि इसका नाम है और जो दर्शक और निवेशक बाजार को समझते होंगे उन्हें ये बात तो पता चल जाती होगी कि ये जो फंड है इनमें आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करने का मौका मिलता है, या इस फंड के जरिए आप इन तमाम एसेट क्लासेस में एक्सपोजर पा सकते हैं। लेकिन आसान भाषा में उन लोगों के लिए जो एसेट क्लास को नहीं समझते हैं, वो इस फंड को भी साफ तौर से नहीं समझेंगे, उन्हें आप मल्टी एसेट फंड या एसेट एलोकेशन से शुरुआत अगर मैं करूं तो कैसे समझाएंगे? जी बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा निवेशकों को कि 90% आपके पोर्टफोलियो का सक्सेस डिपेंड करता है आपकी राइट एसेट एलोकेशन पे। तो एसेट एलोकेशन कई बार लोगों को समझ नहीं आता एसेट क्लासेस, तो आप ऐसे समझें कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसको 5-6 एसेट क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि डेट एक एसेट क्लास है, गोल्ड अपने आप में एक एसेट क्लास है, इक्विटी एक एसेट क्लास है, कुछ लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं वो भी एक एसेट क्लास है, और कमोडिटीज में भी निवेश करते हैं लोग। तो ये 5-6 एसेट क्लासेस हैं। अगर आपने इसमें सही डाइवर्सिफाई कर लिया तो आपके पोर्टफोलियो का सक्सेस के चांसेस बेहतर हो जाते हैं, और आपने जैसे बताया कि रिस्क भी कम हो जाता है। तो हम यही कहते हैं कि नॉर्मली अगर थंब रूल के हिसाब से चलें तो अगर आपकी जो भी एज है तो 100 माइनस योर एज आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, 10 रुपए 100 में से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और बाकी का बचा आप नॉर्मली डेट में निवेश करते हैं। और अगर आपको इससे ज्यादा पैसा बचता है तो आप रियल एस्टेट और दूसरी एसेट क्लासेस में भी निवेश कंसिडर कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, और आपकी परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो के सक्सेस के लिए। अब बात आ जाए मल्टी एसेट फंड की, तो ये समझ लें कि बहुत सारे लोगों को समझने में थोड़ी तकलीफ होती है कि इक्विटी में तो कौन सी इक्विटी में, उसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैसे डाइवर्सिफाई करें,
गोल्ड में भी कितनी, उसमें भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि आप पहले फिजिकल मुझे ये गोल्ड ले समझना लें है, या क्योंकि ऑनलाइन हम पेपर। इक्विटी में अक्सर जब भी निवेश की बात होती है तो अमूमन इक्विटी पर ही बात ज़्यादा होती है, लेकिन जब एसेट क्लासेस की हम बात करते हैं तो ऐसे में इक्विटी डेट की अगर हम बात करें तो वो भी आप शामिल करते हैं, गोल्ड शामिल करते हैं, रियल एस्टेट शामिल करते हैं। किस किस तरह से एसेट एलोकेशन का एक बुनियादी ढांचा एक निवेशक निवेश की शुरुआत से ही अगर अपनाए तो आगे चलकर उनके लिए आसानी हो सकती है? जी बिल्कुल कविता, जैसे मैंने बताया कि आप थंब रूल वाइज चले, अगर आप एज को लेके चलें, 100 रुपए हैं आपके पास, अगर आप मान लीजिए 60 साल की उम्र है तो 100 - 60 यानी कि 40 रुपए आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, 10 रुपए आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, बाकी 50 रुपए आप डेट में निवेश कर सकते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आप अपना इक्विटी कॉम्पोजिशन थोड़ा कम करते जाते हैं, और अगर आप यंग एज में हैं तो आपका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो बेसिक ढांचा तो आप इसको रखें, और जैसे जैसे आपकी एज चेंज हो रही है आप इसको रीबैलेंस कर सकते हैं। सपोज आप आज 60 साल के हैं और अगर आप 70 साल के हो जाते हैं तो इक्विटी का जो कंपोनेंट आपका 40 रुपए था वो फिर 30 रुपए रह जाना चाहिए, वो 10 रुपए बढ़कर डेट में आ जाता है। तो ऐसे ब्रॉडली आप अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये 100% फॉर्मूला है, आपको अपना रिस्क प्रोफाइल भी देखना यहाँ होता पर है, हम आपको केवल अपने इक्विटी और गोल्स भी डेट की देखने बात होते हैं। नहीं करेंगे, बाकी तमाम एसेट क्लासेस की भी बात करेंगे। चलिए इस चर्चा को और फैलाते हैं। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के को फाउंडर क्षितिज महाजन भी जुड़ गए हैं। क्षितिज, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। बात हो रही है मल्टी एसेट फंड्स की, जहां पर बारीकी में जाएं उससे पहले हम ये समझाएं दर्शकों को कि एसेट एलोकेशन कितना जरूरी होता है। इक्विटी डेट के अलावा भी तमाम एसेट क्लासेस हैं जो आपके पोर्टफोलियो में एज अ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इक्विटी और डेट में आपकी उम्र के हिसाब से क्या एलोकेशन होना चाहिए रेशियो वाइज समझाया विश्वजीत जी ने। लेकिन अगर मैं सोने की बात करूं, रियल एस्टेट की बात करूं, ये किन किन चरणों में, उम्र के किस किस पड़ाव में आपके पोर्टफोलियो में आने चाहिए, कितना जरूरी है अपने पोर्टफोलियो को इन तमाम एसेट एलोकेशन के हिसाब से विभाजित करना? सो कविता, एसेट एलोकेशन की जहां बात कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, वहां पर जैसे आपने बोला डेट और इक्विटी के सिवाय गोल्ड, रियल एस्टेट, कमोडिटी तीनों के तीनों भी आते हैं। अब हर फंड का एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, वो डिफरेंट तरह के एसेट एलोकेशन करते हैं। पर जैसे बोला आपने कि क्या कौन सी उम्र होनी चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट गोल का आपका चरण होना चाहिए जब आपको ऐड करना चाहिए, तो गोल्ड तो एक वैसे भी आपके पोर्टफोलियो में 5 से 7% होना ही चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं दैट गोल्ड एक हेज है अगेंस्ट एनी एडवर्सिटी इन द कैपिटल मार्केट्स। सो गोल्ड आपको वो कंफर्ट आपके पोर्टफोलियो को देता है, तो 5 से 7% गोल्ड होना चाहिए। और मैं वाउच करूंगा कि वो आपको आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट और उसको जब आप सेल करते हैं उसकी प्राइस की कॉस्ट को आपकी एक्युमुलेट करने की कॉस्ट को बढ़ाता है और सेल करने की कॉस्ट को कम करता है। तो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड की जगह मैं हमेशा बूस्ट करता हूँ लोगों को इस चीज के लिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड खरीदें चाहे ETF खरीदें, फंड ऑफ फंड खरीदें, या किसी भी प्लेटफॉर्म से गोल्ड खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से खरीदें। तो गोल्ड तो आपके प्लेटफॉर्म पे जब आप अपना इन्वेस्टमेंट एलोकेशन शुरू कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, गोल्ड 5 to 7% होना चाहिए। रियल एस्टेट जहां बात करते हैं, अगर आप लमसम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो आज की डेट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। नॉट अ न्यू पर्सन हु इज कमिंग इन द फील्ड कैन इन्वेस्ट, बट उसके लिए भी अब तरीके आ गए हैं। कुछ एसेट एलोकेटर फंड्स हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे क्वांट करके का एक एसेट एलोकेटर फंड है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। एट द सेम टाइम इन्वेट बहुत अवेलेबल है इस समय मार्केट में, जो इन्वेस्ट करते हैं। रहेजास का इन्वेट अवेलेबल है, एम्बेसी इन्वेट अवेलेबल है, जो आपको एक रिटेल प्ले देता है, जहां पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपीस की इन्वेस्ट करना पड़ेगा रियल एस्टेट बाय करने के लिए। बट उसमें आप इन्वेट में उसकी जो पर यूनिट वैल्यू है विच इज 350 400 व्हाटएवर रुपीस यू कैन इन्वेस्ट, लाइक आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्ले है बिकॉज वो टैक्टिकल प्ले है, क्योंकि वो सिक्लिकल है। कभी कमोडिटी का टाइम बहुत अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाता है, पर वो बहुत सिक्लिकल है, तो वो आप डायरेक्ट ना प्ले करें। जो भी एक अच्छा फंड मैनेजर है जो एसेट एलोकेटर में कमोडिटी लेके बैठा हुआ है, आप उसके थ्रू प्ले करें, और वही तरीका सही है। क्वांट है, ICICI है, एक दो और एसेट एलोकेटर फंड है जहाँ पे कमोडिटी का प्ले है, तो आप ये फंड के थ्रू प्ले करें, सीधा प्ले नहीं करें। क्योंकि नॉर्मली टेंडेंसी ये होती है कि आप तब आते हैं जब माहौल बहुत बन चुका होता है, और पीक में आते हैं इस सिक्लिकल प्ले में, एंड बॉटम में फिर आपको एग्जिट
मिलता है, तो वो सही तरीका नहीं है प्ले करने का। सो ब्रॉडली इन एसेट इक्विटी डेट की बात विश्वजीत ने बताई दी है, तो ब्रॉडली इस तरीके से वी कैन गो अहेड एंड एलोकेट। चलिए यहाँ पर इन तमाम टर्म्स को जिनका आपने जिक्र किया उनको और तोड़ेंगे, क्योंकि जब भी दर्शक हमारा शो देखते हैं तो काफ़ी सारे नए लोग भी बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो उन्हें अमूमन इस तरह की भाषा समझ में नहीं आती कि बाजार पीक में है और आप प्ले आउट नहीं कर पाएंगे। तो बात यहाँ पर हम मल्टी एसेट फंड्स की करेंगे विस्तार से, जो कि एक जरिया है डाइवर्सिफिकेशन का। हमने देखा है कि बीते एक साल में बहुत तरह के नए प्रयोग एएमसीज भी कर रही हैं, अलग अलग तरह के फंड्स भी लॉन्च कर रही हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इस पर तवज्जो जा रहा है एएमसीज का, और निवेशकों का भी धीरे धीरे करके इसमें रुझान भी आ रहा है। एक साल के अगर हम रिटर्न्स और 3 साल तक के रिटर्न्स भी फ्लैश करें तो यहाँ पर प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से हमें आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा एक साल में तो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड है, जो कि आपने मेंशन भी किया क्षितिज। लेकिन विश्वजीत जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कौन सा बेस्ट फंड है, ये चुनने से पहले बहुत जरूरी है समझना कि आप किस तरह से किस फंड के जरिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। एक फंड जो आपको एक डाइवर्सिफाइड बुके ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस एक फंड खरीद लिया और आपका पोर्टफोलियो आपने सोच लिया कि भैया अपने आप डाइवर्सिफाई हो गया। ऐसा नहीं है। हाँ, ये आसान तरीका जरूर है, लेकिन बुनियादी सोच और समझ आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह के फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करके मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन एक लौता मकसद है इस तरह के फंड्स का। विश्वजीत जी। जी बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सारा पैसा, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आपने एक फंड में लगा दिया और आपका डाइवर्सिफाई हो गया एसेट क्लासेस, तो ये सही अप्रोच नहीं होगी। ये अप्रोच आपको अपनी हर एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई तो करना ही है। जैसे कि हम बोलते हैं डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, तो आप ऐसा नहीं है कि सारा पैसा एक एसेट क्लास में लगा दीजिए, या सारा एक स्कीम में लगा दीजिए, या सारा एक एएमसी में लगा दीजिए। आपको डाइवर्सिफाई तो हर एसेट क्लास में करना है, विद इन एसेट क्लास भी करना है, विद इन स्कीम्स भी करना है, और विद इन एएमसीज भी करना है। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, जहां तक कि आपने मल्टी एसेट फंड की बात करी, तो जो लोग पूरी गहराई से नहीं समझते हैं कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में कैसे निवेश करना है, तो उनके लिए एक आसान सा तरीका है, क्योंकि मल्टी एसेट फंड का नेचर जो है वो मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में मिनिमम 10% जरूर रहेगा। तो जैसे कि ज्यादातर देखा गया है कि 10% इक्विटी में, 10% गोल्ड में और 10% डेट में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद फंड मैनेजर का किस तरफ रुझाव है, हो सकता है वो इक्विटी की तरफ, उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो इक्विटी को और अपना एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन किसी फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत महंगी है, अभी इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए, तो वो डेट की तरफ भी खींच सकते हैं। तो वो फंड मैनेजर की कॉल है, बट आपको ये फायदा मिलता है कि आप खुद कॉल्स नहीं ले रहे हैं एसेट क्लास के ऊपर। एक एसेट क्लास कभी भी ऊपर नहीं रहेगी, तो रिस्क आपका कम हो जाता है कोई भी एसेट क्लास का जब भी मार्केट गिर रही होती है, क्योंकि बाकी 2 एसेट क्लासेस में भी आपका पैसा निवेशित है। और इसको आप डायरेक्टली इक्विटी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ कंपोनेंट इक्विटी का रहेगा, कुछ डेट का है, कुछ थर्ड एसेट क्लास का, जो ज्यादातर गोल्ड होती है। तो इसलिए कुछ पोर्शन आप जहां पे आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कैसे डाइवर्सिफाई करना है, ये एक हाइब्रिड नेचर है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट आप डाल सकते हैं ताकि आपका कुछ पैसा डाइवर्सिफाई हो जाए डिफरेंट एसेट क्लासेस में, लेकिन सारा पैसा डाल दे ये कोई समझदारी नहीं है। तो क्षितिज, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में से किसी एक तरह का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड शामिल करूं, इन तमाम फंड्स जो भी हम नाम फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पे, इनकी बारीकियों में जाएं, उससे पहले मुझे आपसे ये समझना है कि अगर मेरे पास एक मल्टी एसेट एलोकेटेड फंड है, ठीक है, इसके अलावा मेरा पोर्टफोलियो में और क्या किस तरह का मिक्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बैलेंस आउट भी करें। 2-3 इस तरह के फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि मल्टी एसेट के तौर पर हो सकता है, उसके अलावा किस तरह के फंड्स मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए? तो कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आपके साथ मैंने जब भी शोज की हम बात करते हैं कि दैट आपके बास्केट में एक लार्ज कैप फंड या निफ्टी इंडेक्स फंड या नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होना ही चाहिए, कपल ऑफ मल्टी कैप या फोकस स्ट्रेटजी फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, तीनों कैटेगरी में कोई भी जो मल्टी कैप अक्रॉस सेक्टर्स मतलब अक्रॉस कैप्स इन्वेस्ट करता है वो फंड होना चाहिए। यू कैन सिलेक्ट बिटवीन 4-5 अच्छे फोकस या मल्टी कैप फंड में से आप ले सकते हैं। एक लार्ज एंड मिड कैप बास्केट का फंड होना चाहिए, और एक वो भी सेक्टोरल फंड जो
जैसे मैं आज की डेट में बोलता हूँ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में से कोई पिक कर सकता है। देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी 18% करेक्टेड है इस समय, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड भी इज अ गुड एड इस स्टेज पे। बट एक चीज बोलूंगा कविता, यहाँ पे मल्टी एसेट फंड जो हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक की, मुझे लगता है कि विद इक्विटी एंड डेट बहुत ऑप्शन है। जैसे आपके बैलेंस फंड्स हैं, आपके इक्विटी सेविंग्स फंड्स हैं, बहुत ऑप्शन है। और कईयों में गोल्ड काफी लोगों के पास पर्सनली होता है। मुझे लगता है वो कस्टमर इस चीज में डाइवर्सिफाई करें। जो आपने बात बोली, जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि हमने कमोडिटी की बात करी, काफी मल्टी एसेट फंड में आज की डेट में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी है। जैसे मोतीलाल का मल्टी एसेट फंड है या क्वांट का है, उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी उन्होंने शुरू करी है। तो हमें जहां पे आपको लगता है कि आप प्योर प्ले नहीं लेना चाहते हैं और फंड रूट के थ्रू जाना चाहते हैं, जहां पे आपको थोड़ा प्ले मिल जाए और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो तब आप उसमें एलोकेशन करना शुरू करें, तो ऐसे मल्टी एसेट फंड्स का रोल प्ले आ जाता है, जो आपको एट द सेम टाइम कंफर्ट भी देता है विद हाई क्वालिटी इक्विटी एंड फिक्स इनकम का, और साथ में आपको एलोकेशन भी देता है बिटवीन लेट्स से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, कमोडिटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन्वेस्ट। क्योंकि नॉट एवरी पर्सन इज कंफर्टेबल। ऐसे कैसे मैं रियल एस्टेट में बिना प्रॉपर्टी के कागज लिए इन्वेस्ट कर दूं किसी फंड में, पता नहीं वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं। पर जब ओवरऑल 100 रुपीज में आपका 8-9% या 10% इन्वेस्टेड होता है, तो आपकी हिम्मत बनती है एंड इस तरह की एलोकेशन आप लेते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप इन एसेट एलोकेटर्स में आ सकते हैं, इन फंड्स के थ्रू। आगे बढ़ते हैं और एक चीज जो मुझे आपसे समझनी है, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड, विश्वजीत जी, एचडीएफसी मल्टी एसेट और एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड की मैं बात करती हूँ। किस तरह से इसकी एक्सपोजर है, किन किन तरह के एसेट एलोकेशन की सुविधा यहाँ पर निवेशकों को दी गई है इस फंड के जरिए, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। जी कविता जी, इसमें ज्यादातर जो प्ले चल रहा है अभी, ज्यादातर फंड मैनेजर्स जो निवेश कर रहे हैं वो डेट, इक्विटी और कमोडिटीज में, उसमें भी कमोडिटीज में भी ज्यादातर गोल्ड होता है, तो इन तीनों में ही प्ले करते हैं। कुछ फंड मैनेजर्स इक्विटी की तरफ फोकस करते हैं, तो ज्यादातर कंपोनेंट इक्विटी में है, और कुछ फंड मैनेजर्स का डेट की तरफ भी है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपका डेट कंपोनेंट कम है तो आप उस फंड में जा सकते हैं, बट अदरवाइज ये फंड मैनेजर का प्ले रहता है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। कोई डेट की तरफ, जिसकी तरफ झुकाव ज्यादा है, किसी का इक्विटी तरफ झुकाव ज्यादा है, तो उनका टैक्स ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो वो ये फंड टू फंड डिफाइंड होता है, और जब फंड डिक्लेयर करता है, जब फंड अनाउंस करता है, तो उसमें ये पहले से ही बता दिया जाता है कि कितना एक्सपोजर वो किस सेक्टर में, एसेट क्लास में ले सकते हैं। तो ये हर फंड अलग तरीके से प्ले कर सकता है। आप विस्तार से इस पर बात करेंगे क्षितिज? जब आईसीआईसीआई की बात कर रहे हैं हम, आईसीआईसीआई का जो प्ले है वो है कमोडिटी पे, फिक्स इनकम पे और इक्विटी पे, तीन चीजों पे ये बैंक कर रहे हैं। और काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्होंने रखा है तीनों के अंदर। बेसिकली इक्विटी प्ले ज्यादा है इनका, ऑब्वियसली इक्विटी इस समय अच्छा कर भी रही है, पर ये आपका डेट एक्सेशन में क्वालिफाई होता है, क्योंकि 30% के आसपास इक्विटी है आपका, 55-60% क्लोज टू इन्होंने फिक्स इनकम में रखा है, और 12-13% आपका कमोडिटी में है। सो इसमें टैक्सेशन आपका डेट का रहता है। पर मैं एक चीज बोलूंगा कविता, एक बड़ा गलत मिथ है हमारे काफी कस्टमर्स के बीच में कि डेट का टैक्सेशन ज्यादा है। जब 3 साल में डेट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, जैसे इक्विटी में आपका 1 साल के बाद 10% आता है, डेट का जो टैक्सेशन आता है 3 साल के बाद वो 20% विद इंडेक्सेशन आता है। तो जब आप इंडेक्सेशन, जब आप महंगाई का बेनिफिट लेते हैं, तो आपका टैक्स एक्चुअल में 9-10% ही पड़ता है लॉन्ग टर्म डेट पे भी। सो वो 20% में इंडेक्सेशन कॉस्ट ऐड हो जाता है, तो आपका जो गेन है उसमें इंडेक्सेशन कॉस्ट, जो पैसे की वैल्यू डिप हो रही है, वो ऐड होती है। सो आप इसमें ये मत सोचिए कि वो डेट का टैक्सेशन है, इक्विटी का टैक्सेशन है। इंपॉर्टेंट है क्या ये फंड एक अच्छा एडिशन है क्लाइंट के बास्केट में, तो हाँ मैं बोलूंगा हाँ है। कि कमोडिटी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों के पास खुद का नॉलेज नहीं है कमोडिटी में ट्रेड करने का, वो कमोडिटी प्ले इसके थ्रू ले सकते हैं। कमोडिटी का साइकिल अभी पीछे 1-1.5 साल में काफी अच्छा किया है, एक्सपेक्टेड है यहाँ से आगे भी ठीक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी कमोडिटी प्ले है। लगभग 11% का निवेश इस फंड में कमोडिटी का है, इक्विटी में लगभग 35.2% का है। ये भी क्या बढ़िया ऑप्शन हो सकता है अगर आपको कमोडिटी का प्ले करना हो अपने पोर्टफोलियो में, तो अगर आप डायरेक्टली निवेश नहीं कर सकते तो क्षितिज? ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है कविता इन फंड्स के थ्रू।
क्योंकि टुमारो लेट्स से आपने कॉल लिया कमोडिटी पे, वो नहीं चला तो आपका 10-11% पोर्टफोलियो जो है वो परफॉर्म शायद नहीं करेगा, पर ओवरऑल बाकी का जो आपका फिक्स इनकम पोर्टफोलियो है और डेट इक्विटी का पोर्टफोलियो है वो आपका स्टेबल रिटर्न आपको दे देगा। तभी हमेशा बोलते हैं एसेट एलोकेटेड रिटर्न जो अभी आपने बताया और मैंने भी जब अपने एंड पे थोड़ा इस पे ड्रिल डाउन किया तो 13, 14, 15% का कंपाउंडिंग दे रहे हैं 3 साल में, ऑल थैंक्स टू इक्विटी मार्केट। इट हैज टू डू विद दैट। तो अगर आप इक्विटी मार्केट का रिटर्न निकाल दें तो एसेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एसेट एलोकेटर फंड से आपका जो है वो फिक्स इनकम प्लस 2-3% होता है। अगर फिक्स इनकम 6% दे रहा है तो अगर 9% आ रहा है एसेट एलोकेटर फंड से तो एक बहुत अच्छा रिटर्न है उस बास्केट का। बिकॉज ये फंड ओवरऑल, कुछ फंड इक्विटी टैक्सेशन में आते हैं बट ये फंड ओवरऑल एक फिक्स इनकम कैटेगरी फंड माना जाता है, जहां पे ये बोला जाता है कि जहां पे आप एफडी में 5-6% ले रहे हैं यहाँ पे आप 8-9% ले सकते हैं। सो जो आपको रिटर्न दिख रहे हैं वो एब्रेशन है, जो भी क्लाइंट्स लेकिन एक सवाल मुझे आपसे यहाँ पर ये पूछना है कि इक्विटी कमोडिटी डेट में तो निवेश है ही, लेकिन क्या ऐसे कोई फंड्स भी हैं जिनमें रीट्स और इनवीट्स में भी निवेश किया हुआ है? कोई स्पेसिफिक नाम आप दे सकते हैं जो मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में ही आते हैं लेकिन आपको रियल एस्टेट का एक्सपोजर भी दे रहे हैं? क्वांट का एसेट एलोकेटर फंड है यहाँ पे कविता, जो इन्वेट में 9% इन्वेस्ट किया हुआ है उसने, और वो फंड ने ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा किया है बिकॉज इक्विटी के साथ साथ आपका जो रियल एस्टेट इन्वेट्स हैं दोनों लिस्टेड जो है एम्बेसी और एजेस का जो है दोनों ने बहुत अच्छा किया है। सो क्वांट का है, जो लोग रियल एस्टेट में प्ले लेना चाहते हैं, और नॉर्मली अगर आपको प्ले लेना पड़ता है बिना एक्चुअल में लैंड या हाउस बाय किए तो आपको एआईएफ के थ्रू करना पड़ता है जिसकी वैल्यू 1 ईयर कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। तो रिटेल प्ले के लिए आई थिंक क्वांट एक ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हैं एसेट एलोकेशन फंड के तौर पे। अब ऐसे में क्या विश्वजीत जी, क्या 2 एसेट एलोकेटर फंड होने चाहिए पोर्टफोलियो में? जी बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो साइज कि आपका पोर्टफोलियो साइज कितना है। तो एक वैसे मैंने पहले भी बोला कि एक स्कीम में क्यों निवेश करना है, तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसमें भी। कुछ फंड ऐसे हैं जो डेट की तरफ रुझान है, किसी फंड का रियल एस्टेट, जैसे अभी क्षितिज जी ने भी बताया कि रियल एस्टेट की तरफ है, तो ऐसे करके आप 1-2 फंड में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी, एक फंड में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। मौजूदा स्थिति में अगर मैं क्वांट के एसेट एलोकेटर फंड को देख रही हूँ ना, तो इसमें रियल एस्टेट का एक्सपोजर नहीं है। इन्होंने अपना इक्विटी में हालांकि एक्सपोजर बढ़ा रखा है। मेरे ख्याल से लगातार जो पोर्टफोलियो में बदलाव होते हैं उसके मुताबिक ये फंड्स भी अपने एक्सपोजर को बदलते रहते हैं, जिसका ख्याल निवेशकों को रखना चाहिए। और जैसा कि हमारे दोनों गेस्टों ने आपको समझाया भी है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस फंड को पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको इस तरह का फंड अपने पोर्टफोलियो में डालना है ही। अपनी डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो लेवल पर समझिए, उसके मुताबिक ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डालिए। एक और मुद्दा जो आज हम मनी मंत्रा में लेने वाले हैं वो बहुत खास है, वो ये है बाजार में जो हम करेक्शन देख रहे हैं। अब इस बीच बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने लिए आर्थिक लक्ष्य तय किए होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाजार में करेक्शन आ गया है और अगर आपका लक्ष्य भी नजदीक आ रहा है तो किस तरह से अपने कॉर्पस को निकाला जाए और कहाँ निवेश किया जाए। क्षितिज, कोई नहीं चाहता है कि इतनी लंबी जो उनकी कमाई हुई है, जो एक मुनाफे का सिलसिला देखा है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, अचानक बाजार की गिरावट या करेक्शन के चलते उसमें घाटा हो जाए। इसीलिए जैसी रणनीति होती है बाजार में निवेश करने की, उसी तरह से बाजार से निकलने की भी एक रणनीति होती है, खासतौर से तब जब आपका कोई आर्थिक लक्ष्य नजदीक आ रहा है। और नजदीक आने से मेरा मतलब ये है कि आपका जो लक्ष्य है वो 2 या 3 साल दूर ही रह गया हो। तो कैसे योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से क्षितिज, हम अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी में से निकाल सकते हैं या अपने निवेश को इक्विटी में से निकाल सकते हैं और कहीं पर जो कि लेस रिस्की एसेट्स हैं उनमें निवेश कर सकते हैं? कविता, ये एक बहुत सेंसिटिव, बहुत सही टॉपिक है इस समय सबके लिए, बिकॉज जिस तरह से मार्केट इस समय मूव भी करी है, तो ये वन ऑफ द टाइम है जहाँ पे मार्केट हैज गिवन सो मच ऑफ रिटर्न, और 4-5 साल में ऐसा एक साल आता है। अब होता है कि हमारे गोल प्लानिंग जो है वो टाइम बाउंड होते हैं कि मेरा कुछ गोल 2022 में है या 24 में है, 25 में है, सो मुझे उस हिसाब से प्लान करना है। ये जरूरी नहीं है कि 2022 में मार्केट इतनी अच्छी रहे और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू उतनी रहे। तो जब आप अपने लक्ष्य को अप्रोच करना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि आप ऑलमोस्ट 90-95% डन है अपने लक्ष्य को लेके, अगर आपने लेट्स से मात्रा तय की है 1 CR की और 90-95 लाख तक हो गया है, तो उस फंड को निकाल के आप एक आर्बिट्राज फंड में या फिर आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं अगर 1 साल से ऊपर का टाइम आपके पास है। बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूवमेंट के हिसाब से इक्विटी और डेट के बीच में एसेट एलोकेट करता है।
जैसे आज की डेट में ज्यादातर बैलेंस एडवांटेज फंड्स में 37-38%, अब थोड़ा मूवमेंट हो गया हो, जैसे आपने कहा कि मार्केट्स पीछे डिप कर रही हैं, तो हो सकता है इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाया हो, पर एट द पीक ऑफ मार्केट कोई 35-36% इक्विटी में था। जैसे मार्केट गिरती रहती है तो वो इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाते रहते हैं। उस केस में क्या होता है कि चांसेस उससे आगे आपके पोर्टफोलियो रिटर्न नेगेटिव होने के थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि वो टिप में बाइंग करते रहते हैं। सो अगर 1 साल से कम का आपका टाइम रह गया है, तो आप आर्बिट्राज फंड या कोई अच्छा शॉर्ट टर्म फंड, आपको अगर उस समय कोई बेटर यील्ड का AAA होल्डिंग का पेपर मिल जाए, आपको फंड मिल जाए, तो उसमें आप बात करें। अगर आपका यही समय 3 से 6 महीने का रह गया है, तो आप शॉर्ट टर्म फंड में मत जाए, तब आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या मनी मैनेजर फंड में जाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य है जो 3 महीने में आने वाला है और इक्विटी में रिटर्न्स आपके अच्छे बन चुके हैं, तो आप प्लीज उसे मूव करके लिक्विड फंड में ले जाएं या फिर ओवरनाइट फंड्स में ले जाएं ऑन अ सेफर साइड। और अगर आपके पास 3 साल का समय है, तब उस केस में आप एक सेफ एसेट एलोकेटर फंड, जिसकी हम बात कर रहे हैं, या बैलेंस एडवांटेज फंड में आप लेके जा सकते हैं। सो इस कैटेगरी का यूसेज 3 साल के लगभग या 3 साल प्लस में ही होना चाहिए, ताकि क्लाइंट को टैक्सेशन का भी बेनिफिट मिले, एट द सेम टाइम विजर्विस जो रिस्क है, जो इक्विटी में है, उसका रिस्क कम हो जाए, क्योंकि उसका गोल अप्रोच कर रहा है। सो ये कैटेगरीज अक्रॉस टाइमलाइन कंसिडर की जा सकती है। कविता, विश्वजीत जी, किसी का अगर रिटायरमेंट का लक्ष्य नजदीक आ रहा हो तो उनके लिए तो लंबी रणनीति अपनाना बहुत ज़रूरी होगा। अब ऐसे में वो अपने पैसों को कहाँ डालें, क्योंकि उनके लिए जहाँ कहीं भी वो निवेश करें, अगर उनको रेगुलर आय की ज़रूरत हो, अगर निश्चित आय की ज़रूरत हो हर महीना, तो ऐसा भी निवेश का विकल्प होना चाहिए जो कमाई भी करके दे। तो जो रिटायरीज हैं, जो रिटायर होने वाले हों, वो क्या करें? जी बिल्कुल, जो रिटायर होने वाले हैं, पहले तो जैसे क्षितिज जी ने बताया, जब आप गोल के करीब हैं, अगर आप 1 साल के करीब है, आपका गोल है, तो आपको मेजर कंपोनेंट आपको डेट की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। बिकॉज हमें मालूम है हाई रिस्क हाई रिटर्न, और इक्विटी में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहता है, तो डेट में आप शिफ्ट हो जाओ जितना मैक्सिमम। जैसा भी क्षितिज जी ने बहुत अच्छा ब्रेकअप भी दिया। रिटायरीज के लिए अगर आप आपके पास लमसम पैसा है, तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे विकल्प है कि आप कहाँ पे निवेश कर सकते हैं। आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो आप SWP ऑप्शन जो फीचर है म्यूचुअल फंड्स का, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तो आप डेट फंड में वो पैसा लगा सकते हैं और आप रेगुलर इनकम भी ले सकते हैं। और इसके साथ टैक्स एफिशिएंसी जो है, अगर आप बैंक FD से भी कंपेयर करें तो बहुत अच्छी है। बहुत कम से कम आपको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि AMC के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपका प्रिंसिपल पैसा भी वापस कर सकती है, और क्योंकि इंटरेस्ट टैक्सेबल है, तो वो इंटरेस्ट कम देते हैं और प्रिंसिपल ज्यादा वापस कर देते हैं, तो आपका टैक्स भी बहुत कम हो जाता है। SWP फीचर अगर आप यूटिलाइज करते हैं म्यूचुअल फंड का, तो SWP एंड डेट फंड में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, रेगुलर इनकम भी ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास रहेगी। आप जब चाहे वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जिस तारीख को चाहे आप वो पैसा आपको ट्रांसफर हो सकता है। और टैक्स एफिशिएंसी तो बहुत अच्छी है अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं अगर आप रिटायरी हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी रेगुलर इनकम चाहिए और कितना पोर्शन आपके पास ग्रोथ के लिए है। अगर आपकी रेगुलर इनकम रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती हैं SWP से, डेट फंड में या किसी और फंड में, तो आप उसका कुछ कंपोनेंट आप ग्रोथ फंड्स पे भी लगा सकते हैं। जैसा क्षितिज जी ने भी बताया, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स जो बहुत अच्छा है। अगर 5 साल से ज्यादा का पीरियड है तो आप उसमें निवेश करिए, क्योंकि उसमें एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली होता रहेगा और आपका एक पर्पस 5-6 साल बाद अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा, उसमें अच्छी खासी रिटर्न आ जाएगी और आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, ताकि आप रेगुलर इनकम आने वाले समय में भी आपकी रेगुलर इनकम बनी रहे। क्योंकि फिक्स्ड इनकम में आपके इंटरेस्ट गिरते जा रहे हैं, रिटर्न्स कम हो रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, वो ग्रोथ फंड से, आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड से आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने रिटायरी फंड्स। ऑलराइट, तो चलिए, बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए ये समझना कि अगर आपका आर्थिक लक्ष्य नज़दीक आ रहा है तो अपने पोर्टफोलियो को आपको थोड़ा सा और संतुलित करना होगा, यानी रिस्की एसेट। अगर इक्विटी में आपका पोर्टफोलियो है जिसके तहत आपने अपने लक्ष्य को अचीव किया है, तो थोड़े से लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में तब्दील हो जाइए। और कहाँ कैसे आपको तब्दील होना है, हमारे दोनों ही पैनलिस्टों ने आपको बखूबी समझा दिया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर मनी मंत्रा में शामिल करेंगे दर्शकों के सवालों को, और साथ ही आपको बता दें